माया और अनु कहने को तो एक ही अपार्टमेंट में रहती थीं, हम उम्र भी थी, परंतु उन दोनों के आपसी रिश्तों में वो मित्रता देखने को नहीं मिलती थी, जैसे कि हम उम्र लड़कियों में होती है। दोनों के बीच बस औपचारिकता मात्र ही थी। अनु माया के साथ ही कॉलेज में उससे 1 साल पीछे क्लास में थी। अनु ने तो कई बार माया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, परंतु माया ने ही इस दोस्ती की ओर उदासीनता का भाव बनाए रखा। यह देखकर अनु ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। जाने अनजाने, न जाने क्यों, माया के दिल में अनु के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सी धधकती रहती थी। माया जब कॉलेज से बाहर आकर स्कूटी स्टार्ट करने लगती तो उसकी नजर अनु पर पड़ती, जो कॉलेज से लेकर घर तक का सफर रिक्शे से करती थी, पर कभी भी उसने उससे अपने साथ स्कूटी शेयर करने के लिए नहीं कहा। अनु उसे एक छोटी सी मुस्कान देती हुई हाथ हिलाकर रिक्शे में चली जाती। वह भी उसका जवाब हल्के मुस्कान के साथ दे देती है। दरअसल अनु के माता पिता बहुत ही समझदार और मिलनसार थे। वो दोनों अनु के दिल के बेहद करीब थे। अनु के प्रति उनका व्यवहार मित्रवत था। वह भी अपने मन के हर छोटी से छोटी बात अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। जरूरत पड़ने पर उनसे राय भी लेती थी। अनु के माता पिता भी बहुत प्यार से बातों बातों में ही उसे अच्छे और बुरे की समझ और पहचान भी करना बता देते थे। माया को अनु की किस्मत पर जलन सी होती थी। इधर उसका परिवार इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आपसी कलह और लड़ाई झगड़ा ही देखती आई थी। पहले तो उसकी मम्मी उषा उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहिणी का कर्तव्य निभाना पसंद करती थी। वह उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद अपने घर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहती थी। विवाह के कुछ दिन बाद उसने अपने पति का स्वभाव और रवैया देखा तो वो दंग रह गई। एक पढ़े लिखे उच्च पदासीन इंसान से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पति विनोद बहुत ही कटुभाषी और गुस्सैल व्यक्ति थे। घर संसार में उनकी रुचि ही नहीं थी। वह बिजली विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था। हमेशा चिढ़े हुए रहते थे, मानो परिवार की डोर उन्हें जबरन थमा दी गई हो। उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति या प्रेम भाव न के बराबर था। उनके लिए पत्नी केवल दैहिक प्यास बुझाने का जरिया मात्र थी। इससे उषा स्वयं को बहुत आहत महसूस करती थी। शादी के 5 साल बाद जब माया का जन्म हुआ तब उषा को लगा कि बच्ची को देख विनोद के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएगा, परंतु इस बार भी उषा को निराशा ही मिली। विनोद के मन में अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर भी प्यार का कोई अंकुर भी नहीं फूटा। उन्होंने अपने आसपास बेरुखी और बेपरवाही का एक अभेद किला सा बना रखा था। उस किले में प्रवेश करना आसान न था। बस अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। यह देख उषा ने मजबूर होकर हथियार डाल दिए। वो समझ गई कि विनोद पर सुधरने की आशा रखना व्यर्थ है। उषा एक कंपनी में नौकरी करने लगी। उसकी नौकरी करने की खबर ने विनोद और उषा के बीच तनाव का उग्र रूप ले लिया। दोनों की आपस में खूब लड़ाइयाँ होने लगी। उषा भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने विनोद से साफ शब्दों में कह दिया कि अब तक उसने बहुत सहन कर लिया, अब वह विनोद की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी नहीं करेगी। उषा ने नन्ही माया की देखभाल के लिए एक आया को रख लिया। माता और पिता दोनों ने ही अपनी अपनी ईगो के चलते छोटी सी माया को नजरअंदाज कर दिया। बेचारी माया उन दोनों के झगड़े का शिकार बनकर रह गई। मम्मी पापा का लाड दुलार क्या होता है वह महसूस ही नहीं कर पाई। उषा के नौकरी पर जाने के बाद एक आया मालती माया की देखभाल करती थी। इस तरह माया का बचपन मालती के रहमो करम पर गुजरने लगा। मालती एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी। जब तक उषा घर पर होती तब मालती माया को बहुत प्यार से संभालती और बहुत लाड प्यार दिखाती, परंतु उषा की अनुपस्थिति में वह एकदम कठोर बन जाती थी। माया के सारे जरूरी काम पूरे करके वो आराम से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त हो जाती। माया यदि कुछ मांगती या पूछती तो अनसुना कर देती। इस तरह पलते पलते माया बड़ी होती चली गई। अब वह स्कूल जाने लगी। उषा ने मालती की जगह माया की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी महिला रख ली, जो माया को स्कूल बस में छोड़ने
और लेने भी जाती। उसकी यूनिफॉर्म और स्कूल से जुड़े सारे कामों को देखती, स्कूल से मिला होमवर्क करवाती। बेचारी माया को जो प्यार दुलार मम्मी और पापा से मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रह गई। ऐसा नहीं था कि उषा माया से प्यार नहीं करती थी। उसे बेटी से बहुत प्यार और लगाव था, परंतु पति को सबक सिखाते सिखाते वह स्वयं नौकरी के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि निकल ही न पाई। अब उषा एक दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी। उसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं बचता था। नौकरी के साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। माया बहुत सी बातें अपनी मम्मी से शेयर करने को तरसती, पर छुट्टी के दिन थोड़ा समय भी मिलता तो वह काम की थकान से इतना थक जाती कि माया की बातें सुनते सुनते या तो उसकी नींद लग जाती या अचानक कोई अधूरा काम याद आ जाता और उठकर चली जाती। इस तरह उसकी बात अधूरी ही रह जाती थी। उषा के पास ऐसे फुर्सत के क्षण कम ही होते थे। माया अब इस सब की आदी हो चुकी थी। वह मन मसोस के रह जाती थी। मम्मी की व्यस्तता बढ़ती ही गई और माँ और बेटी में दूरियां बढ़ती गई। माया अपने पापा के स्वभाव को भी बखूबी जानने लगी थी, इसलिए उसने मम्मी और पापा दोनों पर ही कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी थी। वह अंतर्मुखी बन गई। ऐसे माहौल में वो बड़ी होती गई। अब वह कॉलेज में पहुंच चुकी थी। घरेलू काम के लिए एक काम वाली रख ली गई। कॉलेज से आकर वह खाना गरम करके खा लेती थी। हाँ, एक बात जो हमेशा उसके मन को सालती रहती, वो एक तो पापा की बेपरवाही और दूसरी मम्मी का उसे समय न दे पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। माया ने अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके कॉलेजों में होने वाली अनेकों गतिविधियों के बारे में मम्मी और पापा को बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि पापा को इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। मम्मी के पास समय नहीं था। मम्मी कभी रात में काम से खाली होकर माया से उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करने लगती तो माया बहुत ही उत्साहित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और सहेलियों के किस्सों की पोटली खोलने बैठ जाती। माया का मन रखने के लिए थकी हुई उषा सुनने लगती और हाँ हाँ करती रहती। कभी कभी तो सुनते सुनते नींद में ही डूब जाती थी। अक्सर ऐसा बहुत बार हो चुका था। माया भी अब बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसका मन खिन्न हो उठता था। धीरे धीरे उसने मन को समझा लिया और अपनी दुनिया में सिमट के रह गई। उसने समझ लिया था कि उसके परिवार तीनों सदस्यों ने अपने अपने तरीके से रहने के तरीके चुन लिए हैं। उनका घर एक ऐसा पिंजरा था जिसमें तीन अलग तरह के पक्षी एक साथ कैद कर लिए गए थे। तीनों आपस में नाखुश थे, पर मजबूर थे। पिंजरा बंद था, उड़ नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ अनु के परिवार की सुख शांति व आपसी प्यार माया के मन में फांस बनकर चुभती थी। उसके दिल में अनु के प्रति ईर्ष्या की भावना न चाहते हुए भी स्थान बना लिया और वह अनु की पड़ोसी और हम उम्र होते हुए भी उसके साथ दोस्ती की डोर में न बंध सकी। घर पहुंचते ही वह बैग से चाबियां निकाल ही रही थी कि अनु का रिक्शा भी आ पहुंचा। रोज की तरह अनु की माँ विभा अपने बरामदे में खड़ी उसकी राह देख रही थी। यह उनकी रोज की आदत में शामिल था। बेटी को देख विभा का चेहरा खिल गया। अनु ने गेट से ही चिल्लाकर कहा, मम्मी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। यह देख सुनकर माया चिढ़-सी गई और ताला खोलकर अंदर चली गई। रोज की तरह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कपड़े बदलकर वह रसोई घर में खाना निकालने लगी। वह रोज की तरह खाने में दाल जो ठंडी होकर जम सी गई थी, सब्जी भी मनपसंद न थी। खाना गर्म करने की इच्छा न हुई। थोड़ा सा खाकर उठ खड़ी हुई। रोज का यही किस्सा था। उषा थकी हुई आकर जब उसका रसोई में अध खाया खाना देखने लगती, दबे स्वर में कुछ गुनगुनाने लगती थी। ऐसा नहीं था कि माया को खाना बनाना या गर्म करके खाना नहीं आता था। जाने अनजाने वो तो माँ से खाना बनाना तो सीख ही चुकी थी, पर उसके मन में एक गहरी उदासीनता स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। उसे न खाना बनाने और न खाना खाने में कोई रुचि रह गई थी। उसकी माँ उषा भी अब घर और नौकरी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि माया से ही दूर होती चली गई। विनोद तो पहले ही माया के लिए बेगानों जैसा था। उषा घर और नौकरी की जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गई कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाती। माया को याद आने लगा कि जब वह कक्षा में प्रथम आती
या उसे कोई स्कूल की ओर से कोई इनाम मिलता तो वह कूदती फांदती घर आती। वो बेकरारी से शाम को मम्मी और पापा के आने की राह देखती, पर हमेशा उदासी ही हाथ लगती। मम्मी थकी हुई होती, फिर भी उस पर हाथ फेरकर घर के कामों में लग जाती। पापा के पास जाने से वो बहुत डरती थी, फिर भी हिम्मत कर उत्साहित होकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने पहुंच ही जाती। परंतु उसके पापा अखबार में ही नजर गड़ाए ठीक है कहकर भगा देते थे। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया। अब वह अपना रिजल्ट, स्कूल कॉलेज में मिली सफलताओं के बारे में घर में चर्चा ही नहीं करती थी, ना ही कोई उसे इस विषय में पूछता। उषा भी अब बढ़ती उम्र और काम की अधिकता के कारण बहुत थकावट महसूस करने लगी थी। नौकरी से आकर जैसे तैसे रात का खाना बनाती और सुविधा के लिए अगले दिन की तैयारी में जुट जाती थी। उषा की एक अच्छी बात यह थी कि वह माया की पॉकेट मनी देने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद वो बेटी को समय न दे पाने का मुआवजा इस रूप से देना चाहती थी। विनोद से तो किसी चीज के लिए पैसे निकलवाना ऊँट के कुछ से गन्ना खींचने जैसा था। मजबूरन कभी कुछ मांगने पर 10 प्रश्न पूछते, फिर फिजूल खर्ची का ताना देते और 100 रुपए मांगो तो बड़ी कठिनाई से 10 रुपए देकर भगा देते। माया ने तो उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। उसके पापा की एक खासियत यह थी कि अपने बॉस या दोस्तों के लिए पार्टियां देने में दिल खोल कर खर्च करते थे, परंतु पत्नी या बेटी पर खर्च करने पर उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। अचानक माया का ध्यान कॉल बेल की आवाज से भंग हुआ। वह अपने वर्तमान में लौट आई। उषा नौकरी से लौट आई थी। माया को याद आया कि उसे तो कल एमजी कॉलेज जाना है। वहां अन्य स्टूडेंट्स के साथ उसे भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। उसने औपचारिकतावश मम्मी को इसकी सूचना देनी थी, क्योंकि वहां अधिक समय लग सकता था। इसके लिए उसे कुछ तैयारी भी करनी थी। रात को डिनर पर उसने धीरे से मम्मी को इस बारे में सूचित कर दिया। पापा उनकी बातों से उदासीन खाना खाने में व्यस्त थे। वह दोनों अभी खाना खा ही रही थी कि विनोद बहुत ही अशिष्टता से कुर्सी को ढकेलते हुए उठ खड़े हुए और हाथ धोकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह माया अपने ग्रुप के साथ एमजी कॉलेज जा पहुंची। वहां छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माया अपने कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लीडर थी। अपने कॉलेज की छात्राओं के बैठने के स्थान की पूछताछ करने के लिए वह आगे बढ़ी। उन्हें किसी तंबू में बैठना है, इसकी पूछताछ कर ही रही थी, परंतु कहीं से भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक खूबसूरत सा युवक, शायद वह उसी कॉलेज का था, माया की परेशानी को देखकर आगे बढ़कर सामने आया। उस युवक का गोरा रंग, लंबा कद और शरारती आंखें थी। उसने बड़े करीने से बाल संवारे हुए थे। माया के कुर्ते पर लगे बैज को देखते हुए बोला, आप तो एसडी कॉलेज से हैं ना? माया की हामी भरने पर वह बोला, आइए, मैं आप सबको आपके बैठने का स्थान बताता हूँ। उस युवक ने उन्हें उनके लिए आरक्षित तंबू में ले जाकर छोड़ आया। सही स्थान मिल जाने पर माया ने उस युवक को धन्यवाद दिया। उस पर वह बोला, आप तो हमारे कॉलेज के मेहमान हैं। आप लोगों की परेशानी दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं 3 नंबर के तंबू में ही हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। माया उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने अपने ग्रुप में उसकी चर्चा की तो सब लड़कियां हंसने लगी और बोली कि माया तू बहुत ही भोली है। जरा सोचो तो, अगर वो हमारे कॉलेज में ऐसे आते तो हम भी उनकी ऐसी ही मदद करते या नहीं? माया चुप रह गई। 3 दिन गुजर गए। युवा सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने को था। पुरस्कार वितरण के बाद वह भी अपनी सहपाठियों के साथ लौटने को तैयार खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग विवेक के बारे में ही सोच रहा था। उसे विवेक की हर बात भा गई। उसका मुस्कुराना, चाल ढाल, बातें करना, सभी कुछ प्रभावशाली था। शायद जीवन में पहली बार उसे किसी युवक के पास आने, बातचीत करने का मौका मिला था, वरना उसकी जिंदगी तो एक बंद कमरे की तरह थी जिसमें कोई आता जाता नहीं था। उसमें कोई दरवाजे या खिड़की न थी, कोई आवाज भी नहीं देता, बस उदासी और अकेलेपन का अंधेरा ही छाया रहता। उम्र का तकाजा भी था, इसीलिए माया के मन में प्यारी सी भावनाएं हिलोरे लेने लगी थी। पहली बार किसी ने इतना अपनापन दिखाया था। खाने के समय जब सब छात्र छात्राएं उतावले होकर
खाना लेने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर पहले खाना लेने की कोशिश करने लगे थे, मानो खाना ही खत्म हो जाएगा। माया दूर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसकी सहेलियां भी धक्का लगाकर भीड़ में घुसकर खाना ले आई, पर माया सभ्यतावश किनारे ही खड़ी रही। अचानक न जाने कहां से विवेक खाने की प्लेट लेकर सामने आ खड़ा हुआ। वो संकोच में डूब गई। वह हंसकर बोला, अरे, हमारे कॉलेज से भूखी जाकर हमें बदनाम करवाओगी? माया ने संकोच से प्लेट तो पकड़ ली, पर कुछ कह न सकी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। खाना खाकर वह अपनी सारी सहपाठियों से विदा ले अपने घर रवाना हो गई। उसने जैसे ही घर के गेट पर स्कूटी खड़ी करी तो उसे पीछे से कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। जब उसने पलटकर देखा तो उसे पीछे वाली कार में विवेक बैठा दिखाई दिया। वह एक मोहक मुस्कान से उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे, आप यहाँ रहती हैं? यह कहते हुए वह कार से नीचे उतर आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाकर हामी भरा। वह बोला, मैं तो राजीव नगर में रहता हूँ। मेरे पापा का एक कार का शोरूम है। बस मैं कॉलेज के बाद पापा के साथ ही बिजनेस में उनका सहयोग देने की सोच रहा हूँ। पापा अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे? विवेक अचानक बोला, अरे, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। माया शर्माते हुए बोली, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं और तो मेरे पास कुछ खास बताने योग्य है नहीं। यह सुनकर विवेक हंसते हंसते बोला, अरे वाह, मैं भी इकलौता ही हूँ। हम दोनों की खूब जमेगी। यह सुनकर वह घर के अंदर चली गई। इस नए नए अनुभव के बाद माया के मन में अनोखी सी बेचैनी करवटें लेने लगी। उसके मन में एक अनूठे से एहसास की तरंगे उठने लगी। हमेशा की तरह घर में कोई न था। उसने चाय बनाई और अपने कमरे में जा बैठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं आज के बाद विवेक से फिर उसकी मुलाकात होगी या नहीं। काश विवेक उसे एक बार फिर कहीं मिल जाए। इस ख्याल से ही वह बहुत रोमांचित हो उठी। किसी ने उससे कभी भी इतने प्यार और अपनेपन से बात नहीं की थी। वह स्वयं ही पुरुषों से दूर भागती थी। मम्मी पापा के आपसी संबंधों ने उसके मन की कोमल भावनाओं को झुलसा के रख दिया था। अब तो किसी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। उसके घर में हर समय तू मैं ही होती रहती थी। वह आज की सारी बातें मम्मी से दिल खोल कर कहना चाहती थी, परंतु मम्मी तो घर और नौकरी के कामों में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। उसने तो मम्मी को हमेशा उदास और थका हुआ ही देखा था। बहुत जरूरी बातें भी वह चलते फिरते या कोई काम करते करते ही कहती और सुनती थी। ऐसे में माया किससे कहे अपने दिल की बात। सब सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती थी, परंतु माया अपने पापा के क्रोधी और रूखे स्वभाव के कारण किसी को अपने घर भी बुलाने का साहस नहीं करती थी। वह डरती थी कि कहीं पापा उसे या मम्मी को उसकी सहेलियों के सामने ही अपमानित न कर दे। उसकी सहेलियां उसकी खामोशी को देख उसे घमंडी समझकर उससे दूरी बनाने लगी थीं। माया मन ही मन घुटती रहती थी। वह उनकी गलतफहमी कैसे दूर करे? बस उनमें से एक छवि ही ऐसी थी जो उसके दिल के करीब थी। वह उसके पापा के स्वभाव से भी परिचित थी। एक बार उसके सामने ही माया के पापा को उसने माया की मम्मी को अपमानित करते देखा था। छवि का घर माया के घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज उसके घर जाना भी संभव नहीं था। आज माया का मन बेचैन हो रहा था और पिछले दिनों हुई अनेक प्रतियोगिताओं में मिलने वाली सफलताओं की चर्चा किसके साथ करे? विवेक के बारे में अपनी भावनाएं किससे साझा करे? वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहे अपने मन की बात। माया यथावत कॉलेज जाने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही उसे विवेक दिखाई दे गया। अपनी कार के पास खड़ा था। उसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ गया। माया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए विवेक से धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? विवेक शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसीलिए इधर चला आया। चलिए, आज हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। माया असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। इतने में ही विवेक बोल उठा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भी क्या सोचना, चलिए ना।
यह कहते हुए विवेक ने लपक कर माया का हाथ पकड़ लिया और बोला, आधे घंटे में लौट भी आएंगे, अब मान भी जाओ। विवेक की प्यार भरी जिद को माया को मानना ही पड़ा। विवेक के स्पर्श करने से माया के शरीर में सैकड़ों बिजलियां अचानक कौंध गई थी। वह अवाक सी मूर्ति बनी कार में बैठ गई। कॉफी हट में जाकर माया का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा था। उधर विवेक बड़े उत्साह से अपने परिवार के बारे में बता रहा था। वह मंत्रमुग्ध सी उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी। विवेक बोला, मैं ही इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप भी कुछ बात करिए। माया मन ही मन सोचने लगी कि विवेक, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं। मैं तो अजनबियों की एक बस्ती में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे की भावनाओं से अनजान है, एक दूसरे से बेगाने जीवन बिता रहे हैं। माया के मन में एक गहरी टीस उठी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, विवेक, अब मुझे कॉलेज लौटना है। अब विवेक को भी मजबूर होकर उठना पड़ा। कॉलेज के सामने माया को उतारकर वह चला गया। जाते जाते उसने एक मोहन मुस्कान माया पर डाली और तेजी से कार आगे बढ़ा ली। घर में प्रवेश करते ही वही सन्नाटा और उदासी उसे घेरने लगी। उसे बरबस विवेक के साथ गुजारे वो पल याद आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ उसका शरीर उसके साथ था, परंतु उसकी जान विवेक के साथ ही चली गई। कार से उतरने के वक्त विवेक की प्यार में डूबी एक नजर ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपना वजूद भूलकर विवेक के रंग में रंगी जा रही थी। यह कैसा एहसास है? अचानक उसकी नजर कमरे में लगे दर्पण पर पड़ी। रूप रंग का भरपूर खजाना होते हुए भी उसका चेहरा कितना फीका लग रहा था। वह हमेशा अपने रूप रंग की ओर उदासीन ही रही। वह अपने बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे किचन से मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह क्या माया, आज भी तुम्हारा खाना ऐसे ही पड़ा है? तुमने दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, वह भी फट गया। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सोचा थोड़ी चाय पीकर आराम करूंगी, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अभी मुझे खाना भी अकेले ही बनाना है। मम्मी को गुस्से में देख माया ने दिल में उठते प्यारे से जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वह बुझे मन से किचन में चली गई और मम्मी के लिए एक मिल्क पाउडर से चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वह कमरे में आ गई। वह समझ गई कि उसके मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने मसलों में ही व्यस्त हैं। उसके दिल की बातें समझने और सुनने के लिए उनके पास ना समय है, ना उन्हें दिलचस्पी है। इस दिन के बाद माया के जीवन में एक नया बदलाव सा आ गया। अब उसने स्वयं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात में अपने लिए खुशियां तलाशती रहती। उसने सोच लिया कि वह अब किसी को अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं देगी। वह कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं है। बिना किसी की परवाह किए अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जिएगी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा भाग कल दोपहर 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ आपको यह पहला भाग पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।